गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बुक का पहला चैप्टर समाप्त हो गया था, दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया था। यह चैप्टर 2 पार्ट में करना था, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जाना था। आज इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बाघ परियोजना, वन और वन जीवन के प्रकार और समुदायों के द्वारा वन का संरक्षण किस प्रकार किया गया, इन सभी टॉपिक के बारे में इस भाग में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज वनों और वन जीवन में तेज़ी से ह्रास या नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमें इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम इनका संरक्षण करते हैं तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यानी किसी भी जैव समुदाय का अपने वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है, तो इसी जैव समुदाय और वातावरण के संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम या सभी प्राणी सांस लेते हैं, जल, जिसे सभी पीते हैं, और मृदा, जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव और जीवधारी और वनस्पति सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। वन इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो वन है इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए वन और वन जीवन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम भारत के राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। भारत में वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में जो बची हुई संकटग्रस्त जातियां थीं, उनके बचाव पर जोर दिया गया। इनके शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया या रोक लगाया गया। वन जीवों के जो आवास थे उनको कानूनी रक्षण दिया गया, यानी हम या आप अपनी ज़रूरतों के लिए इनके आवासों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग कई जीवों का व्यापार करते हैं, इसलिए इस अधिनियम में व्यापार पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया। इसके लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव पशु विहार स्थापित किए गए। इन दोनों में जंगली जीवों को रखा जाता था। इसके बारे में आगे बता दूं। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वन प्राणियों का रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, इसे हंगुल भी कहते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर आदि हैं। ये सभी प्राणी गंभीर खतरे में पड़े हैं, इसलिए इन परियोजनाओं का उद्देश्य इनको रक्षण करना है ताकि ये बचे रहें। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके शिकार व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, जैसे भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि। इन सभी जीवों के शिकार और व्यापार पर रोक लगाकर इन्हें कानूनी रक्षण दिया गया है। संरक्षण नियोजन में सिर्फ बड़े बड़े जानवरों का नहीं, बल्कि छोटे छोटे कीटों को भी रक्षण दिया जाता है। 1972 की इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया और कानून के तहत जो अपराधी हैं, इसके लिए सज़ा और जुर्माना को और कठोर बना दिया गया। इसका उद्देश्य वनस्पति, जीव जंतु और पर्यावरण दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको सुरक्षा देना। फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। इसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भिरीगों को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 2002 में जो अधिनियम आया उसे जैव विविधता अधिनियम कहा गया। अब हम राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। जब वनों की अधिक से अधिक कटाई होने लगी और कई प्राणी गंभीर खतरे में आ गए, उनके आवास या रहने के घर छिन गए, तो उनके संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और जीव पशु विहार बनाए गए।
जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार में थोड़ा सा अंतर होता है। तो पहले राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जिसमें वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है और जिस पर सरकार की पूरी तरह से नियंत्रण होता है, और यहाँ पर किसी भी आम आदमी का आना जाना वर्जित होता है, यानी कोई भी व्यक्ति इस एरिया में आना जाना नहीं कर सकता है और ना ही किसी प्रकार का क्रियाकलाप कर सकता है। इसकी सीमा निर्धारण स्पष्ट होती है, यानी इसकी सीमा का पता होता है। अब वन्य जीव अभयारण्य को समझते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में भी वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, लेकिन इसमें निजी कामों की कुछ अनुमति होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। इसकी सीमा निर्धारण अस्पष्ट होती है, यानी इसकी सीमा कितनी है यह पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या लगभग 532 है। अब हम बाघ परियोजना के बारे में जानेंगे। हमारे देश में बाघों की संख्या अधिक घटने लगी क्योंकि बाघों का शिकार और व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा था। हम सभी जानते हैं कि वन्य जीवों में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में जब अधिकारियों ने देखा कि बाघों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक परियोजना शुरू हुई। यह परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। अब हम बाघों की कम होने की कुछ मुख्य कारण को जान लेते हैं। बाघों की संख्या घटने के मुख्य कारण जैसे बाघों का शिकार करना और उनका व्यापार करना, यानी लोग बाघों की खालों का व्यापार करते थे क्योंकि बहुत से लोग बाघ की खाल से अपने घरों को सजाते थे और उनकी हड्डियों से औषधि बनाते थे, जिसके लिए वह बाघों को मार देते थे। हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, जिससे औद्योगिक विकास और शहरीकरण भी ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से बाघों के प्रवास इलाकों का नुकसान हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बाघों की कमी का कारण बन रहे हैं। अब हम बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना बनाया गया है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पशु बाघ को लुप्त होने से बचाना, इन्हें उचित प्राकृतिक आवास प्रदान करना और साथ ही साथ जो अवैध या गैर कानूनी शिकारी हैं उन शिकारियों से संरक्षण प्रदान करना है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत से बड़े बड़े जैव जातियों को भी बचाना है। भारत में सबसे पहला बाघ राष्ट्रीय उद्यान 1935 में बनाया गया, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। शुरू में इन परियोजनाओं को काफ़ी सफलता मिली क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1993 में इनकी संख्या थोड़ी घट गई। अब हम भारत के कुछ मुख्य बाघ संरक्षण परियोजनाओं के नामों को जान लेते हैं। हमारा देश भारत और नेपाल दोनों मिलकर दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए हमारे देश में बाघों का संरक्षण जरूरी था और इसके लिए कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। शुरुआत में तो भारत में 9 बाघ रिजर्व या उद्यान थे, जबकि आज भारत में 50 बाघ अभयारण्य हैं। इनमें से मुख्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये राजस्थान में स्थित है। मानस बाघ रिजर्व, ये असम राज्य में है। और पेरियार बाघ रिजर्व जो केरल राज्य में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला बाघ रिजर्व का क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी हाल में यानी 2021 में श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई को भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम भारत में प्रशासन द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानेंगे। सरकार और वन विभाग ने इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 रक्षित वन और नंबर 3
अवर्गीकृत वन। अब हम आरक्षित वन को समझते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जिन पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। इन वनों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर लोगों द्वारा कटाई और पशुचारण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। यानी यहाँ पर लोग वनों को कटाई नहीं कर सकते हैं और ना ही शिकार कर सकते हैं। लोग जानवरों को भी इन वनों में नहीं चरा सकते हैं। हमारे देश के आधे से अधिक वन क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यानी 53% वन आरक्षित वन हैं। इन वनों को सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। ये वन ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल में पाए जाते हैं। अब रक्षित वन को जान लेते हैं। रक्षित वन को संरक्षित वन भी कहा जाता है। ये ऐसे वन होते हैं जिन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है। यानी वे वन जिन्हें समाप्त होने या नष्ट होने से पहले ही सुरक्षा दी जाती है ताकि आगे चलकर ये बर्बाद ना हो। हमारे देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी 29% हिस्सा रक्षित है। ये वन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब तीसरा है अवर्गीकृत वन। इन दोनों तरह के वनों यानी रक्षित वन और आरक्षित वन को छोड़कर जितने भी वन होते हैं ये अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाते हैं। ये देश में कुल वन का लगभग 18% क्षेत्र है। और जो बंजर भूमि होती है जिस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, चाहे वह सरकार की हो, चाहे किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय की हो, जब उस पर प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधे उगाते हैं, इन्हें भी अवर्गीकृत क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। हमारे देश के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे नागालैंड, असम वगैरह, इन सभी राज्यों में और गुजरात के ज़्यादातर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदायों के देखरेख में हैं। अब हम उन समुदायों के बारे में जानेंगे जिन्होंने वन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में वन और वन जीव संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और कई कार्यक्रम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय समुदायों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे नंबर 1, सरिस्का बाघ रिजर्व में खनन कार्य पर रोक। अभी हमने पढ़ा कि सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग खुदाई के काम को बंद करवाने के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गलत है। इससे यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको आवास में काफ़ी नुकसान होगा और उनके आवास बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर खनन कार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह उन्होंने खनन कार्य पर रोक लगाया। यहाँ पर कई इलाकों में तो लोग खुद ही वन्य जीव आवासों की संरक्षण कर रहे हैं। ये वन को बचाने के लिए एक अच्छा योगदान है। दूसरा है वन भूमि का बचाव। राजस्थान का एक जिला का नाम अलवर है। इस जिले के 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर की एक वन भूमि है जिसे उन्होंने सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने भैरम देव डाकव रखा, जिसके अपने ही नियम कानून है, जिसमें शिकार करने पर पूरी तरह से रोक है और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। तीसरा है चिपकू आंदोलन। उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने वन कटाई का विरोध किया और लोग पेड़ों से चिपक गए। यानी एक एक पेड़ के सामने खड़े हो गए और कहा कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। इस तरह वहाँ के स्थानीय लोगों ने वनों की रक्षा की। इस तरह ये भी एक बहुत बड़ा योगदान। चौथा है बीज बचाओ आंदोलन। टेहरी में किसानों में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया। टेहरी भी उत्तराखंड में स्थित है। इस आंदोलन में उन्होंने कहा कि कृषि तो नए तरीके से करना चाहिए, लेकिन इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बिना भी विभिन्न प्रकार की कृषि फसल उगा सकते हैं और हम आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। पांचवा है संयुक्त वन प्रबंधन। इस प्रबंधन या मैनेजमेंट में गांव के लोग और वन विभाग के अधिकारी मिलकर
काम करते हैं, इसलिए इसका नाम संयुक्त वन प्रबंधन रखा गया। 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रबंधन में भी लोग उन वनों को बचाते थे जो बर्बाद या क्षरित हो गए हैं और उनको दोबारा उगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती थीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए ताकि वन और वन्य जीवों का अधिक से अधिक संरक्षण मिले। इन सभी समुदायों ने वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए अपने अपने तौर पर योगदान दिया और सरकार ने भी कई योजनाएं बनाकर इनका संरक्षण किया। इन सब के अलावा जनजातीय लोगों का प्राकृतिक पर जो विश्वास है कि ये पवित्र हैं, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, तो इससे भी वनों का संरक्षण होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका मकसद प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के कारण लोगों ने विभिन्न वनों को मूल रूप से बचाकर रखा है। ऐसे वनों के भागों को स्थानीय लोग न खुद छेड़छाड़ करते थे और न ही किसी दूसरे को छेड़छाड़ करने देते हैं। जैसे छोटा नागपुर में एक क्षेत्र है जो झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ की जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं वह महुआ और कंदप की पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा और बिहार के जनजातीय शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। ये सभी लोग वनों के संरक्षण के तरीके को भले ही न जानते हों, लेकिन अपनी संस्कृतियों के द्वारा इनडायरेक्ट पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं जिसके द्वारा प्रकृति और वनों की संरक्षित करने के अपने अपने तरीके हैं। मेरे ख्याल में आपको आज सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का भी डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में अध्याय 3 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।